साउंड पार्ट 3 में आप सभी का पुनः स्वागत है। और इसमें मेनली हम लोग एक्सरसाइजेज जो बचे हुए थे पार्ट 2 के वो हम लोग करेंगे। पार्ट 1 भी देखिए, पार्ट 2 भी देखिए, तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड इन दैट केस you can better understand that the solutions given in this part. तो आगे आते हैं, एक्सरसाइज 8 to 22 करते हैं एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज 8 क्या है? Two children are at opposite ends of aluminum rod. One strike at the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave trail in a year and in aluminium to reach the second child. ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि साउंड को दो मीडियम की जरूरत होती है और यहाँ दो मीडियम की बात हो रही है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है और एक एयर है। नेचुरल है, आप जानते हैं कि एयर से ज़्यादा फास्टर लिक्विड में होता है और उससे भी ज़्यादा फास्टर सॉलिड में होता है, और सॉलिड में भी बेस्ड ऑन द डेंसिटी इसके स्पीड अलग हो सकते हैं। तो अभी क्या है, जो एल्यूमिनियम का जो स्पीड है दैट इज 6420 मीटर पर सेकेंड। नेचुरल है, ये पहले जाएगा। तो डिस्टेंस आपने मान लीजिए कि रॉड का जो दोनों साइड में जो रॉड है एल्यूमिनियम रॉड, उसका डिस्टेंस डी है, मान लीजिए डी है, और एयर में जो ट्रेवल रेट है T1 है और एल्यूमिनियम में T2 है। T1 तो T1 क्या होगा, क्योंकि एयर में हमें स्पीड पता है, T1 टाइम लग रहा है एयर में और मीडियम में T2 टाइम ये मान के हम लोग चलते हैं कि T1 और T2 है। तो अब हमें क्या है, T1 क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो D बाई 346, और T2 क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो T2 इक्वल टू D बाई 6420। तो नेचुरली यदि T1 और T2 का रेशियो जो इन्होंने कहा है निकालने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो T1 और T2 निकालेंगे टाइम टेकन इन इसमें क्या कहते हैं एयर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम, तो 18.55 आएगा, यानी कि ईयर में 18.55 टाइम स्लोअर जाएगा, ज्यादा समय लगेगा एल्यूमिनियम के हिसाब से, क्योंकि नेचुरल है वो जितना टाइम स्पीड अधिक होगा उतना ही टाइम वो फास्टर जाएगा उस मीडियम में। तो आप समझ गए होंगे इसको कि एल्यूमिनियम में कितना फास्टर जाएगा, 18.55 टाइम फास्टर जाएगा। यदि वो एयर में यदि वो 18.55 सेकंड लगता है तो इसमें 1 सेकंड ही लगेगा, ऐसा इसका मतलब समझिए। 9th क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन पर सेकंड, तो क्या करता है ये 100 करता है कितना में, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन मिनट। 100 हर्ज है, इसका मतलब कि एक सेकंड में 100 कर रहा है, तो एक मिनट के किसके इक्विवेलेंट होता है 60 सेकंड, तो इसको 60 इंटू 100 करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, क्लास 1-2 के इक्विवेलेंट। डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। एकदम सही करता है, थोड़ी सी एक चेंज होती है कि इसका सरफेस रुखरा भी होगा तो भी ये रिफ्लेक्ट करता है, बट अदरवाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बता रहे थे हम कल वाले जो पार्ट 2 में, आई एंगल आई इक्वल टू आई एंगल आर। द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड इन इंसिडेंट साउंड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों 100% लाइट और साउंड का एक ही होता है, बस केवल एक ही डिफरेंस है कि साउंड का सरफेस प्लेन हो या रुखरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट लाइट में वो साउंड जो उसका जो सरफेस होना चाहिए जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्लेन होना चाहिए। When a sound is reflected from a distant object and echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? And echo is heard. अब echo और reverberance के बारे में आपसे बात की थी। इको क्या है, इको को आपका जो साउंड, एक साउंड जो जा रहा है उसके आने में दोनों के बीच में डिस्टिंक्टली आप
ऑब्जर्व कर पाइए कि ये साउंड मेरे से या किसी ऑब्जेक्ट से निकला था और ये उसका इको आया है। बट नॉर्मल क्या होता है, इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जरूरत है कि जाने और आने का टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकेंड से नीचे होगा तो माइंड उसको दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं कर पाएगा कि कौन आवाज जो जाने वाला है या कौन रिटर्न आने वाला है। दोनों मिक्स कर जाएगा उस दिमाग के जहाँ पे वो उसको प्रोसेस करता है। तो यदि ऐसा होगा कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इट माइट बी पॉसिबल। ये हो सकता है कि एकदम वो कट ऑफ पॉइंट पे था, एकदम 0.1 सेकेंड के आसपास से थोड़ी सी, मान लो कि 0.11 सेकेंड टाइम लग रहा था। तो ये पॉसिबल है कि इको न सुनाई दे, क्योंकि थोड़ा फास्टर जाएगा तो 0.1 सेकेंड से जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है। कोई कहेगा कि यस तो भी हो सकता है, क्योंकि यदि वो 0.5 सेकेंड ले रहा है तो उतना तुम जल्दी मैं कर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट जो बुक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इतना समझिए कि हॉटर में स्पीड ज्यादा होता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। The an echo is heard when time interval between the reflected sound and the original sound is at least 0.1 second. 0.1 सेकंड से ज्यादा ही होना चाहिए। 0.1 सेकंड इज अ डेटम, उससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। As the temperature increases, the speed of sound in a medium also increases. On the hotter day, the time interval between the reflected and original sound will decrease, or it may fall. It is not always correct, क्योंकि ये तभी होगा ना, फॉल करेगा जब वो 0.1 सेकेंड ही था। अब यहाँ से तुम 2 किलोमीटर दूर भी आवाज जाएगी, वहां से आएगी, तो कभी 0.1 सेकेंड होता है। तो ये इट इज नॉट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बट यदि इसका आंसर यही होगा कि 0.1 सेकेंड से ज्यादा रिफ्लेक्टेड साउंड भी है, इवन हॉटर है तो भी, तो वो सुनाई पड़ेगा। अदरवाइज वो 0.1 सेकेंड से ड्रॉप कर जाता है, किसी नीचे से नीचे आ जाता है, 0.09 सेकेंड हो जाता है, तो ये सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते। इट विल डिपेंड कि डिस्टेंस क्या है। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं कल ही सोनार की बात कर रहे थे हम लोग, पार्ट 2 में हम लोगों ने सोनार की बात की थी। तो इसको क्या करते हैं, सबमेरीन में या जो शिप होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस अंडरग्राउंड डिस्टेंस पता लगाने के लिए कि दूसरे सबमेरीन का या आइसबर्ग का। ठीक है। और एक और होता है जो डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप से देखते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो स्टेथोस्कोप, तो वो भी साउंड वेव का ही इस्तेमाल होता है। आपका हार्ट का जो बीट होता है उसमें जाता है और वो उसको सुनाई पड़ता है, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो दो एक मिनिमम आप बता सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बुक में है, आप ऐसे भी देख के रखिए। तो आ गया, a stone is dropped from the top of tower 500 meter high into a pond of water at the base of tower. When its splash hard at the top, when is the splash hard at the top? कब उसकी ऊपर से 500 मीटर ऊपर से तुम एक टावर के 500 मीटर ऊपर से एक पॉन्ड है, टावर के किनारे, टावर के जहाँ पे है पॉन्ड के किनारे एक टावर है, टावर की हाइट 500 मीटर है, 500 मीटर से एक पत्थर गिराते हो, तो वापस इसका आवाज कब सुनाई पड़ेगा? कब सुनाई पड़ेगा? जितना दूर उस पत्थर को आके लगने लगेगा। पहले तो क्या होगा, पत्थर उसने फेंकी ऊपर से तो आया या छोड़ दिया। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान देने के, ही हैज इट इज रिटन ड्रॉप, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 0 था, जस्ट छोड़ दिया, ड्रॉप। ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा इस पानी में गिर से टकराने का, और फिर पानी में टकराने के बाद जो आवाज निकलेगी, वाइब्रेट होगा, वो उसको ऊपर जाने में, यानी कि दो उस समय क्या होगा, साउंड की वेलोसिटी पिक्चर में आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम मान लो मोटा मोटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हैं जी का वैल्यू, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन में 10 मीटर सेकेंड ले रहे, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है। और स्पीड 340 मान लो। नॉर्मली क्वेश्चन के साथ स्पीड दे देना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ भी है, नहीं गिवन है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द साउंड ये दिया हुआ है। अब ये दो चीज दिए हुआ है, तो हाइट ऑफ टावर क्या है 500, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दिया हुआ है, जी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, कितने देर में वो नीचे आएगा। तो
फॉर्मूला क्या निकालेगा टाइम का, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, यदि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वो 10 सेकेंड लगेगा। नॉर्मल फार्मूला है, क्लास 5 के बच्चे भी कर सकेंगे, फार्मूला विवेश है, तो उसे आपको 10 सेकेंड आ गया। अब क्या है, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, तो 10 सेकेंड में ऊपर से जब उसने ड्रॉप किया था 10 सेकेंड में जाके वो टकराया। अब यहाँ से आवाज ऊपर की तरफ मूव किया, आवाज की स्पीड क्या है 340 मीटर पर सेकेंड, तो 500 मीटर जाने में कितना लगेगा 1.47 सेकेंड। तो जो वो ड्रॉप किया और वापस उसको आवाज सुनाई में 10 सेकेंड प्लस 1.4 सेकेंड इक्वल टू 11.47 सेकेंड। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 14। ए साउंड वेव travel at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency? इतना इजी क्वेश्चन 9th के बच्चों को तो होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, एक सीधा सा सम फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यहां से निकालना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो 22,600 हर्ज हो गया। अब ये ऑडिबल रेंज में है कि नहीं, तो ऑडिबल नहीं है, क्योंकि 22,000 हर्ज से ऊपर हम सुन नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाता है अल्ट्रासाउंड, बताए थे हम कल। ठीक, सब तुम लोग इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। चलो आगे आते हैं। व्हाट इज द रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन का सबसे सिंपल और लॉजिक ये है कि इसमें जो इको होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इको, जिसमें जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल आपके कान तक आती है उसमें 0.1 सेकेंड से कम टाइम लगता है। तो जनरली क्या होता है, क्लोज रूम में छोटी सी जो कम डिस्टेंस पे है, क्लोज रूम में रिवर्बरेशन होता है, और दीवार के अकेले जाके बोलोगे बड़े से हॉल में तो तुम्हारे चारों तरफ से आवाज गूंजने लगेगा, उसको गूंजना गूंजना बोलते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि इट द कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब क्या कर, राइट के दीवार से टकरा के आया और लेफ्ट के दीवार में चला गया, फिर वो भी मेरे कान में आया, फिर वो वापस आया, वो दाहिने में चला गया, इस तरह से आगे पीछे करता रहता है, जब तक कि वो फिर आवाज का वो जो पावर खत्म नहीं हो जाता। तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साउंड प्रूफ बनाते हैं दीवार को। सिनेमा हॉल में देखोगे तो दोनों साइड में क्या, जो आवाज आएगी साइड से आवाज आएगी, जो छत से आवाज रिफ्लेक्ट हो गया वो तो कान में आती है, क्योंकि वो तुम्हारे पास आती है और तुम ऑब्जर्व होते फिर नीचे से रिफ्लेक्ट ऊपर नहीं जाती। ठीक है, लेकिन अगल बगल के दीवारों से ये आने की संभावना रहती है, तो अगल बगल के दीवार को उस ढंग से बनाया जाता है जिससे कि वो साउंड प्रूफ है। ठीक है ना, साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल्स यूज करते हैं। तो इट कैन बी रिड्यूस बाय कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस विद द हेल्प ऑफ साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल सच एज लूज वुलेंस फाइबर बोर्ड एक्सेट्रा। छत को भी करते हैं, बेस्ड ऑन द क्वालिटी हमको कैसा रखना है बहुत बार। तो ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, बट जनरली यदि हमको कम करना है उसका जो रिवर्बरेशन कम करना है, इन दैट केस वी विल यूज वुलन फाइबर बोर्ड साउंड ऑब्जर्विंग कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें। ठीक है। 16. What is the loudness of sound? What factor does it depend? The loudness of sound is determined by the amplitude of the sound waves. कल ही बताया, जितना ही एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगा। लाउडनेस इज अ मेजर रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर ऑफ द साउंड, ईयर टू द साउंड। ये थोड़ा ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इतना कि कुछ साउंड तुम्हें ज्यादा सुनाई पड़ता है, एक जिसकी मैंने कान की जो सेंसिटिविटी है, कान की क्षमता घट गई, जो ओल्ड एज में भी हो जाता है लोग, या कुछ कम सुनने वाले होते हैं, तो वही लाउड उनको नहीं लगता है, उनको लाउड ही बोलना पड़ेगा। तो इट इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर, बट ओवरऑल आउट लाउडनेस है तो दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जितना ही जोर से आवाज बोलेंगे, जोर करेंगे, मारेंगे, उतना ही जोर से आवाज आएगी, उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो लाउड होगा। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे। क्या करता है बैट, बैट क्या करता है, साउंड इधर से भेजता है और उधर से रिफ्लेक्ट होके आता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका प्रे है, उससे रिटर्न होता है और उससे उसकी स्पीड और
डिस्टेंस दोनों पर वो पता लगा लेता है और उसके तरह से वो अपना भोजन करता है। हाउ इज अल्ट्रासाउंड इज फॉर क्लीनिंग? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है, तुम लोगों ने पढ़ा है। कैसे क्यों करते हैं? ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन आर प्लेस इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल ऑफ डस्ट ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच फ्रॉम द एंड ड्रॉप आउट द ऑब्जेक्ट दस गेट thoroughly cleaned। ठीक है, उसको एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड का वेव देते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, वो डस्ट है चाहे ग्रीस का है या तेल वगैरह का है, तो उससे डिटैच हो जाता है इसके इसके पावर से। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सोनार अभी बता दिए तुमको। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मत सोचना गहना बनाने वाला साउंड है, ज्वेलरी बनाने वाले को सोनार बोलते हैं, ये लिख के मत आ जाना। तो सोनार इज एन एब्रिविएशन ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। It is an acoustic device used in measuring the direction, speed and depth of underwater objects, ships, wrecks and submarines using ultrasound. Also, it is used to determine the depth of ocean and seas. Sonar consists of a transmitter जिससे कि वो सिग्नल भेजता है, and a detector जो कि जब वो रिटर्न होकर आता है तो उसको डिटेक्ट करता है, is installed in a boat or a ship. The transmitter produces and transmits ultrasonic waves. These waves travel through water and after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector. The detector converts the ultrasonic waves into electrical signal which are appropriately interpreted. इसमें इंटेलिजेंस है, नॉर्मल नहीं होता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, बट वो साउंड को ही भेज के और साउंड का रिफ्लेक्ट होकर टाइम, इसके टाइम को देखते हुए और कितना से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जो भेज रहा है वो हमेशा जैसे शिप है तो शिप या बोट है, बोट ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, रुका भी हो सकता है और चलते हुए भी हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन में। तो ये इसको अपना प्रीवियस स्पीड पता है, इस तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनता है, बट फाइनली क्या है, ये साउंड को भेजता है और साउंड को रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है, उससे उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस, उसका लोकेशन पता लगाता है। ठीक है, आगे आते। A sonar device on a submarine sends out a signal and receive an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। 5 सेकेंड में वापस आ जाता है मेरे दोस्त, यानी कि 2.5 सेकेंड जाने में लगा, 2.5 सेकेंड आने में लगा। तो स्पीड कैसे निकलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2.5 सेकेंड में? वो कर रहा है 3625 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ने इसमें डी मान लिया इसलिए कि वो 2d हो गया, 2d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो 2d जाने आने में 5 सेकंड लगेगा, वही बात है, या तो उसको आधा करके करो, टाइम को 2.53625 डिवाइड बाय 2.5 कर दो, या 2 मल्टीप्लाई करके 3625 डिवाइड बाय 5 कर दो, फाइनली यही आएगा। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। इसमें भी अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव को भेजते हैं और जहां पे वो क्रैक वगैरह होगा वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आता है, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली दूसरा एक पार्ट हो जाता है ना, 2 पार्ट हो गया है, तो दूसरा पार्ट से रिफ्लेक्ट होगा। नॉर्मल एक बॉडी रहेगा तो उसमें ट्रेवल करके लास्ट एंड में जाके रिफ्लेक्शन होगा। तो अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटालिक ब्लॉक्स एंड detectors are used to detect the transmitted waves. If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of the flow of defect। ठीक है, आगे आते हैं। Explains how the human ear works। कान को एक बार बढ़िया से देख लो, और मैंने तो यहाँ पे वो नहीं दिया है पिक्चर, बुक में पिक्चर दिया है, उसमें पढ़ लो। The outer ear is called pinna. It collects the sound from the surrounding. The collected sound passes through the auditory canal. पतला सा जो कैनाल है उससे पास करता है। ये टेढ़ा टेढ़ा तुम्हारा कान के चारों तरफ है ना, वहाँ से वो साउंड जो आता है वो रिफ्लेक्ट होकर वो कान के जो अंदर में एक कैनल है, कैनाल के थ्रू वो पास करता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। सुनते हो गए ईयर ड्रम कहते हैं, उस ईयर ड्रम में जाके टकराता है। व्हेन अ कंप्रेसर
compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membranes increases and forces the eardrum inward. Similarly, eardrum moves outward when the rarefaction reaches it. In this way, the eardrum vibrates. अब क्या करता है कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन का, वो तुम्हारे कान के बगल की जो हवाएं हैं वो उसको प्रेशर कर रहा है और रेयरफैक्शन भी हो रहा है, तो उस तरह से उतना वो कान का ड्रम हिलने शुरू कर देता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय 3 बोन्स, उसके आसपास 3 बोन्स, उसके बाद क्या होता है वो वाइब्रेशन से वो भी एक साउंड वेव जनरेट करता है ईयर ड्रम, और उसके अगल बगल में 3 बोन होते हैं, वो तीनों बोन से वो टकराता है, तो वो थोड़ा उसका एम्पलीट्यूड उसका जो एम्पलीफाई हो जाता है समझो तो। एंड ट्रांसमिट एम्पलीफाई प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब एक्चुअल कान जो है उसके अंदर है, इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कल ही बता रहे थे कि वो क्या होता है, वो अब साउंड को उसने ऑब्जर्व पता लगाया और डिटेक्ट किया और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के वो माइंड को देता है एंड माइंड इसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, आगे आते हैं। वाई डू साउंड वेव्स ट्रांसमिट फर्दर एट नाइट, रात में तुम्हें दूर से आवाज क्यों सुनाई देती है? तो एक तो क्लियरिटी ये समझ लो कि यहाँ ये क्वेश्चन का मतलब है कि थोड़ा हम जो टेक्निकल पढ़ के अभी तक आए हैं उसी के अराउंड है, बट एक और रीजन भी है कि रात में नॉइजेस कम होते हैं। नेचुरल है, नॉइज कम होगा तो नॉइज मतलब चिल्ला हुल्ला हो हाल कम होता है, तो एक तो वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। अदरवाइज क्या है कि जोर से भी बोलो कि एक मेले में जोर से बोलो तो भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती, क्या कि उसमें नॉइज से तुम्हारा जो वेव आ रहा है तुम्हारे पास वो डिफ्लेक्ट हो उसको डिस्टर्ब करता है। तो रात में क्या होता है कि नॉर्मल, इसके अलावा जो और एक दूसरा रीजन है, नॉर्मली क्या होता है कि रात के समय जो अर्थ है, अर्थ के आसपास ठंडा हो जाता है, रात में देखो तो ठंड हो जाती है और दिन में अर्थ गर्म हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर है सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो रिस्पेक्टिवली ठंडा होता है, और रात में अर्थ ठंडा होता है, एयर रिस्पेक्टिवली ऊपर का जो एयर होता है गर्म होता है। तो जब आगे हम पिक्चर में बता रहे हैं, इसको पढ़ लेना बढ़िया से। तो होता क्या है कि जब हम दिन में बोलते हैं तो चूंकि यहाँ पे गर्म हवा है, जमीन के आसपास गर्म हवा है, तो स्पीड तो बहुत तेजी में जाती है, बट इसको रिफ्रैक्शन लाइट में बहुत लोग पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो आगे ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, तो आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है। बट रात के समय क्या होता है, इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जो डेंसर मीडियम है, जो साउंड या कूलर है, जमीन उस समय कूल है थोड़ा ज्यादा, तो जहाँ डेंसर है तो ये आवाज नीचे की तरफ आती है, तो कुछ बहुत दूर तक जाती है। अब देख लोगे यहाँ पे कि इसको ही देख के समझ में आ जाएगा कि तुम्हें काफी दूर तक भी आवाज, रात में गाँव में जो लोग रहते हैं लाउड स्पीकर की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक, 5 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई पड़ती है। शहर में भी रात में कहीं मंदिर या मस्जिद में नमाज वगैरह होता है तो दूर से ही सुनाई पड़ती है, या कोई रोड बहुत दूर पे रोड से बस पे जा रही है तो सुनाई पड़ती है। उसका रीजन यही है, एक तो एटमॉस्फेयर ये होता है, थोड़ा नॉइज कम होता है, बट साथ ही साथ रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव के चलते वो ज्यादा ट्रेवल करके ऊपर की तरफ साउंड वेव नहीं निकल जाता है, वो बहुत दूर तक जाता है और हमें सुनाई पड़ती है। तो हमें लगता है कि तुम लोग इस बात को समझ गए होगे और अब काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, देखो मैं और क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। चलो फिर से आगे मिलते हैं वर्क एंड एनर्जी एंड अदर चैप्टर्स के पे।